विशेष। वार्म वेलकम टू यू विशेष जी, कैसे हैं आप? जी जी, आई एम वेरी गुड, थैंक यू सो मच। आप लोग कैसे, सब ठीक है? हम ठीक हैं। हमारे साथ विशेष, मैं विजय लक्ष्मी बोल रही हूँ डैलस यूएसए से, और हमारे साथ बहुत सारे वॉलंटियर्स यूएसए के बाकी शहरों से भी जुड़े हुए हैं। ओके विशेष, इट वाज एक्सट्रीमली गुड न्यूज़ टू हियर कि आपकी तबीयत ठीक हुई और आप कोविड के पॉजिटिव तो निकले लेकिन एसिम्टोमेटिक रहे। आई वुड लाइक टू स्टार्ट। हमारा बहुत बड़ा कंसर्न है सतेंद्र जी की तबीयत अब कैसी है, पहले वो बता दीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। अभी उनकी तबीयत काफी बेटर है। कल रात को उनको प्लाज्मा थेरेपी दिया गया है और ओके। उसके बाद से वो रिकवरी कर रहे हैं। फिलहाल ऑक्सीजन पे हैं, लेकिन डॉक्टर्स ने कहा है कि कल तक उम्मीद कर रहे हैं कि उनको वो ऑक्सीजन से हट के नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट हो जाएंगे। ओके, दैट्स एक्सीलेंट न्यूज़, इट्स अ रिलीफ टू जी हियर। जी। विशेष, ये बताइए कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा कोविड से, लाइक व्हाट हैपेंड, आपको कैसे हुआ ये, कैसे कांटेक्ट में आए आप? हम लोग अपने एरिया में काम में लगे हुए थे, राशन डिस्ट्रीब्यूशन में, फूड डिस्ट्रीब्यूशन में, लोगों को शेल्टर होम पहुंचाना, वहाँ फैसिलिटीज देखना दूसरे अरेंजमेंट के अंदर। तो शायद ओके। वहीं पे कहीं पे किसी से कांटेक्ट में हम लोग आए होंगे। और ओके। एक साथ हम फैमिली के अंदर 3 लोग कांटेक्ट में आ गए थे, 3 फैमिली के, एक कजन और एक हमारा स्टाफ, मतलब 5 लोग एक साथ हम पॉजिटिव आए थे। 1 मई ओके। का वो टेस्ट हमने कराया था तो थोड़े सिम्टम लग रहे थे। तो उसके बाद से ही हमने अपने आप को गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को देखते हुए, उनको फॉलो करते हुए अपने आप को होम आइसोलेट किया था। और ओके। सिम्टम्स तो इतने माइल्ड भी नहीं कहेंगे लेकिन इतने हार्ड भी नहीं थे, तो ओके। रिकवरी हो गई। थोड़ा फादर को प्रॉब्लम हुई क्योंकि उनको भी पॉजिटिव हो गए थे, वो हमारे से पॉजिटिव हो गए थे। छोटे भाई और फादर वो हमारे से पॉजिटिव हो गए थे, तो फादर की एज 65+ है तो उनको थोड़ा प्रॉब्लम रही। लेकिन बाय गॉड ग्रेस सब कुछ ठीक से हो गया, वो भी रिकवर हो गए। और उसके बाद तब तब से ही हम लोगों को, जो हमने अपने आप को होम आइसोलेट किया था, उसमें जो चीज़ें फॉलो की थी उसके माध्यम से लोगों की हेल्प करने को, गाइड करने। ओके। विशेष जी, आप अपने जरा कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में बताइए। हाउ हैज योर एक्सपीरियंस बीन सो फार? 3 टाइम एमएलए रह चुके हैं आप इस एरिया के। थोड़ा जी। बताइए आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी, आपके काम के बारे में थोड़ा, और आपका बैकग्राउंड भी बता दीजिए, आप कैसे आए पार्टी में। पार्टी में अन्ना आंदोलन से आना हुआ, और उसके बाद पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ने की बात हुई तो चुनाव भी लड़ा 2013 में। पहले लड़ा, ओके। उसमें 2013 के बाद फिर 2015 में, और फिर अभी 2020 के अंदर। तो करोलबाग कॉन्स्टिट्यूंसी है, नाम करोलबाग है विधानसभा का। और ये मिक्स पॉपुलेशन की कॉन्स्टिट्यूंसी है। यहाँ पर जितना अर्बन एरिया है उतना ही यहाँ पर लेबर क्लास भी है। बहुत सारी ओके। मार्केट्स हैं बड़ी, तो यहाँ पर लेबर काफ़ी रहती है। और यहाँ पॉपुलेशन दूर से देखने में लगता है कि करोलबाग एक मार्केट हब है, तो यहाँ सब कुछ जो है बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज होगा। लेकिन यहाँ भी अभी भी अब तो काफ़ी ठीक है, लेकिन जब 2013 में हमने काम करना शुरू किया था तो जो बेसिक प्रॉब्लम है सीवर की, पानी की, सड़क की, बिजली की, उनमें दिक्कतें थी। तो उस पर पिछले 5-7 साल से काम किया है, और अभी कुछ ठीक हुआ है काफ़ी एरिया। तो अभी इस समय के अंदर जो 2020 में मौका मिला है, अब कुछ और बड़ी चीज़ों पे काम करने का हमारा फोकस है। इस बार हमने ये तय किया है कि करोलबाग में हमारे यहाँ बेसिकली पानी की बहुत दिक्कत थी। हमारे यहाँ जब 2013 में हमने ज्वाइन किया था सिर्फ 1 घंटा सप्लाई आता था पानी का। वाटर सप्लाई जो ओके। ड्रिंकिंग वाटर है उसकी ओके। सप्लाई सिर्फ 1 घंटे थी। अभी 2020 में हम लोग हैं तो वो सप्लाई जो है 3 घंटे हो गई है। लेकिन इस बार हमने मैनिफेस्टो में अपना ये प्लान किया है कि करोलबाग को हम 24 घंटे ड्रिंकिंग वाटर देंगे और साफ पानी देंगे। ओके। विशेष जी, ये भी बताइए कि जरा हमारा कोविड प्रिपरेशन कैसा है। हम लाइक व्हेन पार्टी के ऑफिशियल कॉन्फ्रेंसेस देखते हैं तो लगता है कि बहुत अच्छा प्रिपरेशन हम्म है, लेकिन फिर न्यूज़ रिपोर्ट्स आ जाती हैं कि आज भी अस्पताल के सामने बहुत भीड़ थी। तो वैसे न्यूज़ भी आते हम्म हैं, हम्म, तो हम्म। किस पे भरोसा किया जाए? आपका आपका एक्सपीरियंस अब तक कैसा रहा है? देखिए, प्रिपरेशन की बात करें तो हमें लगता है कि दिल्ली जो है उन स्टेट्स, कुछ स्टेट्स में, 2-3 स्टेट्स में जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया उसमें से एक है।
जो ओके दिल्ली की पॉपुलेशन है, जितने जितने छोटे एरिया के अंदर जितनी पॉपुलेशन है, उसमें इतना कोकअप करना, इतना अरेंजमेंट करना और इतने कम समय के अंदर, वो एक बहुत बड़ा टास्क था। क्योंकि दिल्ली के अंदर जो दिल्ली की गवर्नमेंट है और दिल्ली की जो जो अथॉरिटीज़ हैं, वो आप जानते हैं कि यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट और दिल्ली गवर्नमेंट है, और उसके वजह से बहुत सारे डिसीजन जो हैं उनको लेने के लिए प्रॉब्लम होती है। अभी भी जो डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी है उसमें चेयरमैन हमारे एलजी साहब हैं, तो कई ओके चीज़ों के अंदर डिसीजन लेने में प्रॉब्लम होती है। लेकिन फिर भी दिक्कत है, ये बात सही है कि दिक्कत कुछ चीज़ें रह जाती हैं, क्योंकि हम सब लोग पहली बार इतनी बड़े महामारी का सामना कर रहे हैं। ऐसा कभी हमने ना कभी देखा था ना सुना था। तो वो ये हो सकता है कि कहीं कुछ चीज़ें जो हैं कमी रही हूँ, लेकिन दिल्ली गवर्नमेंट के डेडिकेशन में, उसकी मेहनत में, उसकी सिंसियरिटी में कहीं कमी नहीं है, और उसी का परिणाम है कि अभी भी हम लोग जो हैं सबसे ज़्यादा टेस्टिंग कर रहे हैं, और उसके ओके बाद भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में बेड्स खाली हैं। दिल्ली गवर्नमेंट पहली गवर्नमेंट है जिसने ऐप सिस्टम शुरू किया, जहां पर अब आप आपको हॉस्पिटल में बेड खाली है या नहीं है उसके लिए धक्के खाने की जरूरत नहीं है। आप ऐप में देखिए किस हॉस्पिटल में बेड ओके खाली है, वहाँ जाइए। ना सिर्फ ऐप बनाया, बल्कि हर हॉस्पिटल के अंदर एक नोडल अफसर अपॉइंट किया है कि अगर ऐप में बेड खाली दिख रहा है और हॉस्पिटल फिर भी डिनाई करता है, तो वहाँ ओके नोडल अफसर से आप मिले, तो वो आपको वहाँ पर एडमिशन में हेल्प करते हैं। तो ऐसी बहुत सारी ओके चीज़ें गवर्नमेंट ने की हैं और बहुत अच्छे से काम चल रहा है। ओके थैंक्स अ लॉट विशेष जी। हमारे साथ बहुत सारे वॉलंटियर्स जुड़े हैं, कुछ सवाल ले लेते हैं। हाँ आप हमारे हाँ साथ आज एसडी शर्मा जुड़े हुए हाँ हैं जो आपकी एस- कॉन्स्टिट्यूएंसी से हैं, तो हाँ या मिस्टर शर्मा गो जी हाँ, अहेड। जी हाँ। विशेष जी, बहुत बहुत नमस्कार। मैं एसपी शर्मा और दिल्ली आपकी जी कॉन्स्टिट्यूंसी से, करोल बाग से और जी डोरीवाला जी, से बिलोंग नमस्कार। करता हूँ। नमस्कार। और मैं जी आपसे कई बार लोगों की समस्याओं के बारे में आपके तिबिया कॉलेज ऑफिस में मिला भी हूँ, और थैंक यू वेरी मच कि जी आपने जी। मेरी सभी समस्याओं को बहुत ही ध्यान से सुना है। और मैं थोड़ा जी ये भी बताना चाहता और हूँ एक डीसीएम कि डीसीएम डीसीएम रोड की आप एक समस्या आप जो ये है पेंडिंग है, वो ध्यान। जी नहीं, हाँ, यस, जी थैंक जी यू। वो है एक्चुअली, वो अटकी जी इसलिए हुई है कि वो जो हमारे जी कॉरपोरेटर हैं बीजेपी के, वो अपनी ही जी बस, जी देखिए, मैं एक चीज बहुत स्पष्ट करना चाहता जी हूँ कि विशेष जी, कि आज अगर आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट में आई है जी और आप आए हैं, तो ये आप जैसे जो एमएलए हैं, इनकी मेहनत की वजह से आई है। जी और ये जब इलेक्शन भी हो रहे थे तो मैंने पहले ही बोल दिया था कि कोई मैच नहीं है, जी विशेष रवि जी हमारे इलाके से दोबारा आएंगे। और ये बहुत ओके ही आपके जी लिए जी, बहुत अचीवमेंट है। धन्यवाद और आप जो है धन्यवाद। सबको जी एरिया में जितना मैं देखता हूँ कि आप जितना काम करते हैं पर्सनली, और यही कारण है कि आपकी पूरी फैमिली कोविड से जो है जी ग्रस्त हो गई, और आप ही जी के मतलब होम क्वारंटाइन रहते हुए भी आप उससे निकल के बाहर आ गए। जी अब मैं थोड़ा सा ये, जी। मैं इस समय लॉस एंजल्स में हूँ। मैं 4 महीने से लॉस एंजल्स अच्छा में अपने बेटे के पास आया हुआ हूँ। मैं हर साल आता हूँ यहाँ पे। अच्छा और मैं 4 महीने, मैंने अच्छा। आपको ट्वीट भी किया था, और आपने मेरा ट्वीट कल जो मैंने भेजा है जी विद माय फोटोग्राफ, अपना एक छोटा सा जी वर्जन भेजा है उसमें, कि जो ओके समझ, ओके जी ओके शर्मा जी थोड़ा पॉइंट पे आ जाए, हमारा कॉल 1 घंटे का ही है, बाकी नहीं 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 नहीं, जी आई एग्री। ओके लेकिन मेरा जो पॉइंट है इस समय, क्योंकि काफी जी लोग इंडिया के यहाँ पे फंसे हुए हैं, तो मेरा जो मेन मुद्दा है जी आपसे रिक्वेस्ट करने का, आप अपने लेवल पे जी मिनिस्टर ऑफ एविएशन से या अपने केजरीवाल जी के थ्रू जैसे भी टैकल करना है, क्योंकि इन्होंने जो फ्लाइट्स जी चालू कर रखी हैं वो बड़ी लिमिटेड हैं। जी। इंटरनेशनल फ्लाइट सब बंद हैं, और बाकी जो एयर इंडिया की फ्लाइट्स हैं वो अच्छा बहुत ही कम है, जिसकी और उसका किराया अच्छा डबल है। एयर इंडिया इज मेल्टिंग मनी लाइक अच्छा एनीथिंग। वो लोगों का मतलब नाजायज अच्छा। फायदा उठा रही है। जो फ्लाइट 40,000 की है, हम्म। वो उसके 80,000 जी रुपये किराया ले रहे हैं। तो मेरी आपसे एक तो ये विनती है कि अच्छा आप इसको थोड़ा सा ये मिनिस्टर साहब से बात करके इनकी ओके इंटरनेशनल ठीक है फ्लाइट्स को चालू करें। और दूसरा मेरा ये है कि ठीक है। एक जो होटल का क्वारंटाइन का सिस्टम है, क्योंकि मैं यहाँ पे बिल्कुल स्वस्थ जी हूँ यूएस में और ठीक हूँ, जी अगर और मेडिकल लेके ही जी मैं अपनी फ्लाइट को पकड़ूंगा,
तो क्या तुक है कि मेरे जी। को होटल में क्वारंटाइन 1 हफ्ते के लिए होना पड़ेगा, तो वो खत्म करके मुझे घर पे क्वारंटाइन अलाउ कर देना चाहिए। मैं ज्यादा समय ना लेता हुआ और आपके अच्छे भविष्य की कामना ठीक करता है। हूँ, समझे? तो बस मैं जी, यही खत्म करता हूँ, ठीक है। प्लीज इसको देख लीजिएगा। ठीक है। ठीक है, ओके थैंक यू। बिल्कुल, आप दोनों पॉइंट्स पे मैं बिल्कुल जो हमारे मंत्री हैं इस संदर्भ में जो देखते हैं उनको बात करूँगा। जी जी जी, सो काइंड ऑफ यू। ओके थैंक जी। यू विशेष जी डू वी हैव एनी मोर क्वेश्चंस Yeah, this is Dr. Yeah, I Greg have a Vidya ji. Yes, sir. I really thankful कि आप ठीक हैं, COVID-19 से सब रिकवर करे हैं। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि what extra precaution we are taking, because I know that आम आदमी पार्टी जो है कि लोगों में विचरती है, लेकिन this kind of we definitely need to protect the higher leadership. Like there was a news like Arvind ji was not feeling good. So I know that the work is very important, but we cannot afford. So what precaution we are taking extra? There should be in any scenario, we have to protect the higher leadership. मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ कोई प्रोटेक्शन को लेके इतना ज्यादा कंसर्न है, क्योंकि सभी हमारे लीडर, सभी मिनिस्टर, इवन चीफ मिनिस्टर जो हैं, आपने कल न्यूज में देखा होगा, आज भी शायद कहीं विजिट किया उन्होंने। कल बुराड़ी में जो हॉस्पिटल है वहाँ उन्होंने विजिट किया है। परसों वो राधा स्वामी सत्संग जो जहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा सेंटर बन रहा है इसके लिए, होम क्वारंटाइन के लिए, जहाँ 10,000 बेड्स गवर्नमेंट का सेंटर शुरू हो रहा है, उसको उन्होंने विजिट किया है। तो शायद लीडर्स जो हैं अभी वो अपनी हेल्थ को लेके इतना कंसर्न नहीं है, उनको दिल्ली के लोगों की हेल्थ की बहुत चिंता है। और वो जब से ये लॉकडाउन सिस्टम शुरू हुआ है तब से ही लगातार वो काम कर रहे हैं। और जब तक ये महामारी, ये समस्या खत्म नहीं होती है, या कम से कम नहीं होती है, तब तक उम्मीद कम है कि हम लोग प्रोटेक्शन, मतलब जो मास्क और एक डिस्टेंस बना के रखना और हाथ को धोना, वो तो जरूर से हम सब लोग कर ही रहे होंगे, लेकिन इसके अलावा नहीं लगता मुझे कुछ और चल रहा है। नहीं सर, मेरी रिक्वेस्ट है, मैं पहले भी की थी, लेकिन आई नो दैट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू पीपल जो है, साडी पार्टी ऐसी है। Dr. Deval, the leaders also cannot lock themselves up. That's the problem, and if they have to Yeah, make but the people, this risk is always there. तो आपकी चिंता जो है वो वाजिब है। Okay, do we have any more questions? Yeah, Ashok here. I'm question regarding the people who are traveling. Yeah, Okay. thanks. Ashok from Arizona, from Goa. तो मेरा MLA जी से ये सवाल है। मेरे रिसेंटली एक जान पहचान में एक किसी की डेथ हो गई, उसके पेरेंट की डेथ हो गई इंडिया में, और उसने ट्रेवल किया, तो उसको कुछ प्रोसीजर वगैरह, उसने आम आदमी पार्टी से ही हेल्प मांगी शायद, और कुछ किया। तो कोई प्रोसेस है, अगर कोई डेथ होता है या इमरजेंसी आती है, तो जो अमेरिका में इंडियंस है उनको दिल्ली थ्रू जाने के लिए विदाउट क्वारंटाइन कुछ प्रोसेस है? अगर कोई दूसरी कंट्री से वापस यहाँ इंडिया में आ रहे हैं तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइन उसके अंदर चलती हैं, दिल्ली गवर्नमेंट की उसमें गाइडलाइन नहीं चलती है। और वो अभी 7 दिन का क्वारंटाइन उसमें कंपलसरी है। तो फिलहाल तो यही है शायद, लेकिन कुछ आने वाले समय के अंदर इसमें कुछ राहत मिलेगी, कुछ चेंजेस होंगे। Okay. Okay. Do we have any more questions? अगर कोई नहीं है तो मैं एक क्वेश्चन, एक और थोड़ी सा मैं कहना चाहूंगा सबकी इंफॉर्मेशन के लिए। यस, वो ये है कि मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप से काफी जुड़ा हुआ हूँ। तो मेरे ग्रुप में एक इंफॉर्मेशन आई, एक वीडियो आया एक मिस्टर भारद्वाज का, कि उसकी मदर जो है वो मैक्स हॉस्पिटल वाले, शी वॉज एडमिटेड देयर इन विद सम ब्रीदिंग प्रॉब्लम, और मैक्स हॉस्पिटल ने उसको ये कह दिया कि भाई आप जाइए कहीं और, जाके आप उसका वेंटिलेटर का अरेंजमेंट कीजिए, हमारे यहाँ नहीं होगा। तो मैंने वो चीज, वो वीडियो विद सम माय राइटिंग्स मैंने केजरीवाल जी को भेजी, और विद इन ए डे उस पे एक्शन हुआ। उन्होंने मैक्स हॉस्पिटल से बात की और उसकी मदर को वहीं पे रखा, और उसका पूरी मदर का उसका ट्रीटमेंट यहीं। और मुझे खुशी ये हुई कि केजरीवाल जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस केस को साइट किया, कि मुझे पता लगा 2 दिन पहले कि ऐसे ऐसे
ये केस हुआ है और ये मुझे ये आया अपना ट्विटर आया, तो वो मुझे बड़ी, और मैंने उनको थैंक किया केजरीवाल जी को कि आपका देखिए, मैं प्राइम मिनिस्टर को भी लिखता हूँ और इसको भी, अपने एविएशन मिनिस्टर, कोई रिप्लाई नहीं करता, कोई एक्शन नहीं आता ट्विटर पे। तो मुझे बड़ी खुशी है और ये मैं सबको शेयर करना चाहता हूँ कि रियली इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है कि thank you Sharma ji. Among all the negative news that we receive from the Delhi government about the Delhi government, थोड़ा positivity, personal experience हो तो अच्छा लगता है. ओके विशेष जी, मुझे ये बताइए कि आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में लास्ट टाइम देयर वाज अ लॉट ऑफ बीजेपी प्रोपेगेंडा कुछ ज्यादा हो गया था. आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कैसा रहा? कम्युनल जो डिसहार्मनी वो लोग कोशिश कर रहे थे, उसका असर आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में हुआ? क्योंकि आपके यहाँ पर भी मिडिल क्लास पॉपुलेशन जो बीजेपी सपोर्टर्स मोस्टली वो भी हैं, राइट? हाँ, बीजेपी का है और हमारी जो विधानसभा है, असेंबली है, वो बीजेपी बैकग्राउंड की ही रही है. हमारे से पहले यहाँ हमेशा बीजेपी की ही कैंडिडेट्स आते थे. लेकिन उसका कम्युनल जो चीज थी उसका बहुत ज्यादा फर्क यहाँ पड़ा नहीं, क्योंकि उसका कारण शायद यही होगा कि हम लोगों के कांटेक्ट में थे सीधा. जब आप सीधा किसी के संपर्क में होते हैं तो उसको बहकाना, उसको बुलाना जो है वो मुश्किल होता है. हम लोगों सभी दिल्ली में सभी एमएलए ने बहुत मेहनत करी, लगातार 5 साल तक लोगों के बीच में रहे, हर सुख में, हर दुख में, हर समस्या में, हर परेशानी में उनके साथ रहे. तो वो एक इम्प्रेशन उनके लोगों के ऊपर था और पहली बार लोग एक्सपीरियंस कर रहे थे कि एमएलए भी ऐसे हो सकते हैं. अब तक उनका एक्सपीरियंस जो है एमएलए को लेके वो बहुत डिफरेंट था. तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट था दिल्ली के अंदर, दिल्ली में आम आदमी पार्टी आने के लिए, कि एमएलए सब ग्राउंड पे काम करते थे और सीधा लोगों के संपर्क में रहे. ओके विशेष जी, ये बताइए, शुरू में जब आपने कहा कि आप आईएससी मूवमेंट से जुड़े, लेकिन पॉलिटिक्स एंटर करने का ख्याल कैसे आया आपको? आपका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड है या बस पहली बार था ये? हाँ, पॉलिटिकल बैकग्राउंड थोड़ा सा है. हमारे फादर वो 80s के अंदर यहाँ काउंसलर रहे हैं और वो बीजेपी से ही रहे थे काउंसलर. और फिर कुछ टाइम बाद उन्होंने अपनी सीट जो है उन्होंने क्विट कर दी थी किसी रीजन से, और उसके बाद फिर वो सोशल सर्विस में इन्वॉल्व हो गए थे और 20 साल से वो समाज सेवा में लगे हुए थे और उनके साथ ही हम काम कर रहे थे. और वो काम करते करते अचानक अन्ना जी का आंदोलन शुरू हुआ और वहाँ जाना शुरू हो गया. फिर पार्टी की तरफ से प्रस्ताव आया, तो फिर क्योंकि सोशल सर्विस करते करते हमारे को भी मन में ये था कि सोशल सर्विस में काम करने का एक दायरा जो है सीमित रहता है. लेकिन जब आप किसी सीट पे होते हैं, पोजीशन में होते हैं, तो आप बहुत अच्छे से लोगों की हेल्प कर सकते हैं, उनकी सेवा कर सकते हैं. तो थोड़ा सा मन में था. तो और उसके बाद जब हालात बने तो फिर ये सब पार्टी के साथ मिलके जो है सीट पे होके काम करने का मौका मिल गया. तो आपके घर पे भी ये आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में तनाव होता है या योर फादर इज फाइन नाउ? नहीं, फादर तो कभी, मतलब वो बीजेपी के थे और आज भी जो बीजेपी के लोग हैं वो उनके कांटेक्ट में हैं. और ऐसा नहीं है कि उनसे उनका कांटेक्ट खत्म हो गया है, और ऐसा भी नहीं है कि वो आम आदमी पार्टी के लिए कुछ वो सोचते हैं, क्योंकि अब वो टोटली जो है सोशल सर्विस में आ गए हैं. 20 साल से सोशल सर्विस कर रहे हैं, तो उनका जो फोकस है, और मैं बताना चाहूंगा कि जब चुनाव लड़ने की बात हुई थी तो पार्टी चाहती थी कि वही लड़े चुनाव, लेकिन उन्होंने कहा कि अब उनको चुनाव लड़ने की इच्छा नहीं है, और उसके बाद फिर हमारा बन गया कि हम चुनाव लड़ना है. Okay, that's good news. Okay, do we have any more questions? Yeah, Vijay, I have one question. Yes, Vishwa. हेलो विशेष भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे पहले बार बात करके. अभी भी आपको सुनते हुए बहुत अच्छा लग रहा है. आप बहुत यंग हो, तो आप अभी दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी आ गया है, अभी 3 टर्म्स हो गया है, तो आप देश के बारे में क्या सोचते हैं? आप देश भर में आम आदमी पार्टी आना है तो कैसा होगा? आप एक्टिव रोल कुछ ले रहे हैं इसके बारे में, कुछ करना चाहते हैं आप इसके बारे में? बिल्कुल, कि आम आदमी पार्टी एक विचारधारा है, एक बहुत ही मजबूत विचारधारा है, और मुझे पर्सनली लगता है कि पूरे देश में इसकी जरूरत है. हर राज्य के अंदर
जो एक पॉलिटिकल सिस्टम हम लोग देखते आए हैं, सुनते आए हैं, दिल्ली के अंदर उसको हमने चेंज करके दिखाया है। हमने बताया है कि कैसे एमएलए जो हैं इजीली लोगों के बीच में उपलब्ध हैं, कैसे गवर्नमेंट लोगों के आइडियाज लेके उनकी प्रॉब्लम को सुन के काम करती है, कैसे चीफ मिनिस्टर डेली अपनी सीट पे बैठ के लोगों से मिलते हैं सुबह 1.5-2 घंटा। तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो आगे देश के अंदर आना जरूरी है, और हम लोग उस पर काम कर ही रहे हैं। और मुझे ये लगता है, पर्सनली ये लगता है कि ये इसको धीरे धीरे ही हमें करना होगा, क्योंकि इस समय पूरे देश के अंदर आम आदमी पार्टी की इमेज बहुत अच्छी है, बहुत पॉजिटिव इमेज है। तो हम लोग जहाँ भी कहीं भी अपना संगठन का काम शुरू करते हैं, तो उसे हर नए संगठन को थोड़ी दिक्कत तो आती है, लेकिन हम पेशेंसली और जो पार्टी की जो पॉलिसी है, विनम्रता से, सहनशीलता को अपनाते हुए, आराम से जो पीसफुल प्रोटेस्ट हैं उनको करते हुए लोगों के बीच में पहले अपनी प्रेजेंस बनाएं, लोकली प्रेजेंस बनाएं, और उसके बाद जैसे जैसे जो इलेक्शन सामने आए उसमें हम कोशिश करें कि इलेक्शन लोगों को वहाँ फाइट कराएं, ताकि लोग जाने, आम आदमी पार्टी को जाने, सीएम साहब का चेहरा जाने, झाड़ू का निशान जाने। और जब ये एक बार हो जाएगा, और क्योंकि इसमें समय लगने वाली चीज़ है, दिल्ली के अंदर तो दिल्ली की जो जनता है वो कमाल है। एक तरफ जो है वो लोकसभा के अंदर सातों सीट जो है बीजेपी को देती है, और 6 महीने बाद दोबारा जो है वो 70 में से 63 सीट जो है वो आम आदमी पार्टी को देती है। लेकिन जो बाकी स्टेट्स हैं शायद वहाँ पर ऐसा होना जो है वो इतना ईजी नहीं है। तो हमें धीरे धीरे, क्योंकि हमारी बहुत यंग पार्टी है और बहुत समय है, बहुत लंबा समय है हमारे सामने काम करने के लिए, और अपनी प्रेजेंस शो करा के हमारी जो पॉलिसीज हैं उनको लोगों तक लाने के लिए। तो बिल्कुल पेशेंसली, संयम रखते हुए, अच्छे लोगों को जोड़ते हुए हम काम करना जारी रखेंगे। तो मुझे लगता है कि आने वाले 10-15 साल के अंदर, आने वाले 15 साल के अंदर हमारी पूरे देश के अंदर एक अच्छी प्रेजेंस बन जाएगी, और हमारे लोग कहीं पे एमएलए, कहीं पे काउंसलर, कहीं एमपीज जो है हमें मिलने शुरू हो जाएंगे। ओके विशेष जी, और दिल्ली में 2 अभी मेजर इश्यूज हैं। एक तो बिकॉज पुलिस और लैंड हमारे पास नहीं है, तो इस वजह से बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। एक तो लॉ एंड ऑर्डर इज अ ह्यूज इश्यू, और सेकंड इश्यू है कि हमारे पास अभी फंडिंग, जो सेंट्रल फंडिंग बिल्कुल नहीं आया है कोविड के लिए भी, और जीएसटी भी नहीं आया है अब तक। तो हाँ, एंड वी आर रनिंग आउट ऑफ फंड्स। तो अभी इमीडिएट क्राइसिस को के अलावा कोई मेजर प्रोजेक्ट हम सोच भी नहीं सकते हैं, और हमने बड़े बड़े वादे कर रखे हैं। तो कैसे निपटेंगे ये 2 इश्यूज से? मुझे लगता है कि पब्लिक भी ये जानती है कि इस महामारी की वजह से, इस प्रॉब्लम की वजह से बहुत बड़ा जो पार्ट है गवर्नमेंट फंड का वो उस पर लगा है। तो अभी जितने जो प्रोजेक्ट्स हैं उसके अंदर भी गवर्नमेंट फंड रिवर्ट कर रही है। जैसे हमारे यहाँ जो एमएलए फंड मिलता है, उसको कुछ प्रोजेक्ट्स जो अवार्ड नहीं हुए हैं, गवर्नमेंट उसको वापस कर रही है अब। तो जरूर से दिक्कत तो होगी, लेकिन पब्लिक भी देख रही है, और हमें अब ये करना ही पड़ेगा कि हमें अपने कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स जिनकी अभी इमीडिएटली ज़रूरत नहीं है उनको होल्ड करना पड़ेगा। और जो ज़रूरी चीज़ें हैं, क्योंकि इसमें कम से कम 2 साल मुझे लगता है कि हम दोबारा स्टेबल हो पाएंगे फाइनेंशियली, गवर्नमेंट अपने फंड्स को लेके। इस पीरियड के अंदर हमें जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम नहीं है उन प्रोजेक्ट्स को होल्ड करना पड़ेगा, और फंड सेव करके जो एसेंशियल सर्विस है गवर्नमेंट की तरफ से उस पर हमें काम करना पड़ेगा। और कुछ टाइम बाद फिर से दोबारा गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो वादे हैं, उन पे हम काम करना शुरू करेंगे। और दिल्ली के अंदर जो मेन बड़ा वादा इस समय सरकार की तरफ से है वो पानी को लेके है, और शायद उसको गवर्नमेंट फंड जारी रखेगी, लेकिन बाकी चीजों में शायद उसको अभी रोका जाएगा। ओके, एंड जो इशू है पुलिस, जो प्रॉब्लम हमारे पास है, राइट सिचुएशन कैसे हम रोकेंगे, वो भी एक मेजर इशू है, राइट? तो एमएलए की तरफ से, एज एन एमएलए, हाउ वुड यू दिस थिंग, बिकॉज यू आर द फर्स्ट लेवल ऑफ इंटरेक्शन विद द पीपल। पुलिस से, हाँ, ये क्योंकि पुलिस नहीं है तो उससे थोड़ा सा प्रॉब्लम तो रहती है, लेकिन फिर भी हम लोग मैनेज कर लेते हैं, क्योंकि पुलिस अल्टीमेटली वो भी सिस्टम का ही पार्ट है। वो किसी भी जायज़ बात को लेके वो डिनाई नहीं कर सकते हैं।
अगर मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर किसी आदमी को प्रॉब्लम है और उसको पुलिस से हेल्प चाहिए, तो वो उसको पुलिस को, एसएचओ को उसके लिए हेल्प करनी ही पड़ेगी, वो उसकी ड्यूटी है, वो उसको डिनाई नहीं कर सकते। ये बात सही है कि वो एमएलए को आगे सलूट नहीं मारेगा जैसे और स्टेट में होता है, या हमारे को सिक्योरिटी नहीं मिलेगी, या हमारे आगे पीछे पुलिस वाले नहीं घूमेंगे, या वो हमारे को ठीक से अटेंड नहीं करेंगे। लेकिन जब कोई जायज़ किसी की डिमांड है पब्लिक में से, किसी की ज़रूरत है जहाँ पर पुलिस लॉ एंड ऑर्डर की आवश्यकता है, उसको एसएचओ या कमिश्नर या कोई भी पुलिस का ऑफिसर जो है उसको डिनाई नहीं कर सकता। और उसके अगर वो डिनाई करता है तो उसको फिर हम लोग जब उसमें इंटरवेन करते हैं तो उसको वो काम करना ही पड़ता है। पब्लिक की जो जायज़ रिक्वायरमेंट है जिसके लिए उनको सैलरी दी जा रही है, उसको वो कभी मना नहीं कर सकते। This is Vaneet. Yeah, Vaneet, go ahead. Hi. When we are talking about national level presence, my question is that we are having neighboring states like Punjab and Haryana. So, any plans for getting good strength in these two states? I know last time Punjab was on very high peak, but somehow we were not able to score seats. बिल्कुल पंजाब को लेकर बहुत अच्छे से फोकस है इस बार, और पूरी कोशिश है कि इस बार वहाँ पर आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट बनेगी। जो न्यूज़ है वो भी बहुत पॉजिटिव है। और पिछली बारी भी शायद मुझे पर्सनली लगता है कि हमने, हर इलेक्शन का एक पीक टाइम होता है, और पिछली बारी जो हुआ मुझे पर्सनली लगता है कि हमने पीक टाइम बहुत पहले टच कर लिया था। पीक टाइम टच पहले करने की वजह से फिर वो उसको आगे इलेक्शन डेट तक हम उसमें उसे कंट्रोल करना, उसको बना के रखना उस पीक टाइम को बड़ा मुश्किल काम होता है। तो थोड़ा सा वो दिक्कत रही, लेकिन इस बार बहुत सारी चीज़ों से एक्सपीरियंस है जी। Do we have any more questions? Yeah, hi Ravi ji. Namaskar. This is Sachin from Oslo, Norway. Congratulations, you got herd immunity, which is the most important thing these days. मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये कोविड टाइम में अनप्रेसिडेंशियल सिचुएशन, अभी आपको अपने एरिया में पब्लिक को सर्व करने में सबसे बड़ा चैलेंज क्या आ रहा है, और पब्लिक सेंटिमेंट क्या लगता है आपको? पब्लिक हमारे साथ है जिस तरीके से आप लोग एफर्ट डाल रहे हो, पूरी पार्टी या टॉप लीडरशिप एफर्ट डाल रही है टू सेव एज मेनी लाइव्स एज वी कैन, व्हाट इज पब्लिक सेंटिमेंट्स एंड व्हाट इज द बिगेस्ट चैलेंज यू स्टिल सी इन योर एरिया? बिगेस्ट चैलेंज की अगर हम बात करें तो वो ये है, ना सिर्फ हमारे एरिया में बल्कि सब जगह यही चैलेंज है कि लोगों को ये समझाना कि इस बीमारी के अंदर हमें भयभीत नहीं होना है, हमें डरना नहीं है। हो ये रहा है कि लोग बीमारी को लेकर बहुत ज़्यादा डर रहे हैं, उनके मन में ये भय है कि अगर ये ऐसा हो जाएगा तो मुझे क्या होगा, ऐसा हॉस्पिटल हो जाएगा या कुछ प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाएगी। तो लोगों को हम यही समझा रहे हैं कि डरे नहीं, क्योंकि मतलब कोरोना का तो फिर हम इलाज कर सकते हैं, लेकिन डर का कोई इलाज नहीं है। तो पहली चीज़ लोगों को हम समझाने की, उनके दिमाग में डालने की यही कोशिश कर रहे हैं कि वो टेंशन ना लें, इसके डर को अपने मन में स्थापित ना होने दें। कोई भी चीज़ है तो उसको पेशेंसली हैंडल करें, और 80% केसेस के अंदर हम लोगों को घर पे ही आइसोलेट करने के बाद ही कर सकते हैं। और हम अपना एग्जांपल भी लोगों को देते हैं कि हम फैमिली के अंदर एक साथ 5 लोग पॉजिटिव हो गए थे, और वो एक मुश्किल समय था, आसान नहीं था। हमारा घर जो है वो खंडर की तरह बन गया था, कोई यहाँ आना आता था ना जाता था। एक हमारे एम्प्लॉई हैं, उन्होंने हमारा सारा हेल्प किया, वो खाना लेके आते थे, दवाइयाँ लेके आते थे, और परिवार के सब लोग जो हैं घर में भी होते हुए भी जो है वो अलग अलग हो गए थे। तो उससे हम सब लोग निकल के आए हैं। तो ये एक्सपीरियंस हम देते हैं। उसके बाद प्लाज्मा डोनेट जो हमने किया है उसका भी देने का मकसद यही है, उसको करने का मकसद यही है कि लोगों के मन से डर निकालने का। जो लोग कोरोना जिनको नहीं हुआ है वो इतना डर रहे हैं, या जिनको हो गया है वो भी डर रहे हैं। जो प्लाज्मा हमने दिया तो लोगों को मैसेज देने का यही पर्पज था कि हमारे को हुआ, हम उससे ठीक भी हो गए, उसके बाद भी जाके हम प्लाज्मा डोनेट कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमारे मन में डर नहीं है, हम इससे डरे नहीं, हम घबराए नहीं, और इसके मजबूती से अगर हम इस बीमारी लड़ते हैं, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हमें तंग कर सके। तो ये तो चैलेंज है लोगों को समझाने का, उनको वो डर ना उनके मन में बैठे, उनके मन में भय ना बैठे। और जो सेंटीमेंट है वो मिक्स है। जो लोग
जिनको नॉलेज है वो लोग जो गवर्नमेंट काम कर रही है उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, वो बहुत क्लोजली उसको देखकर वो हमेशा तारीफ करते हैं गवर्नमेंट के एफर्ट्स की। और जो लोग जिनको थोड़ा नॉलेज कम है तो वो लोग, उनको समझ में आता नहीं है, कभी कोई गवर्नमेंट का कोई अच्छी चीज़ सुन लेते हैं वो, तो वो कहते हैं हाँ अच्छा हो रहा है। जैसे ही कोई न्यूज़ आती है कि फलां गली के अंदर, फलां मोहल्ले के अंदर एक पेशेंट हो गया है, उसको ले आने में देरी हो गई, उसको एडमिशन वहाँ पर मिलने में मुश्किल हुई, तो फिर वो उस तरह से रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं। तो सेंटिमेंट मिक्स है और शायद ये कुछ और समय की बात है। इसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा और हम लगातार अपनी विधानसभा के लोगों के अंदर संपर्क में हैं और क्लोजली वॉच कर रहे हैं। कहीं भी कोई दिक्कत होती है तो उसमें हम लोगों की पर्सनली हेल्प करते हैं। कहीं कहीं हॉस्पिटल के अंदर कोई प्रॉब्लम है, किसी को घर में कोई खाने की दिक्कत है, कोई घर में कोई बुजुर्ग है उनकी टेक केयर के लिए कोई नहीं है, किसी की कोई और प्रॉब्लम है, तो पूरा हमारा फोकस लोगों के बीच में जो समस्या है उनको लेके बना हुआ। या मानसी गो अहेड। तो मतलब मुझे बस जानना था कि लाइक यूथ को आप कैसे एंगेज कर रहे हो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में, या फिर लाइक इवन फॉर आप इन दिल्ली, मतलब उसकी कुछ अलग से प्लान्स है, क्या है, उस पर कुछ काम चल रहा है क्या आपका? अभी फिलहाल ऐसा अलग से तो हम कुछ नहीं कर रहे, लेकिन जितने हमारे वॉलंटियर्स हैं वो सब यूथ ही हैं और उनके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, ये एक बड़ी इसे कह सकते हैं कि बड़ी अच्छी बात भी है और एक ये दिखाने वाली बात है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी के लोग कितने एक्टिव हैं। पूरी दिल्ली के अंदर अगर आप देखेंगे तो सिर्फ दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी के एमएलए, उनके वॉलंटियर्स, उनके संगठन के लोग, सिर्फ इन्हीं को कोरोना हो रहा है। अगर आप उठा के देखेंगे रिकॉर्ड तो बीजेपी और कांग्रेस के लोग जो हैं कहीं नहीं। इवन हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर हमारे अलावा हमारे 8 से 10 वॉलंटियर्स जो हैं वो पॉजिटिव हुए हैं। तो हम क्योंकि दिल्ली के अंदर हमारी पार्टी भी और हम सब लोग यंग ही हैं, तो हमारे वॉलंटियर भी सारे उसी तरह से हैं। लेकिन अभी सीएम साहब ने एक रिक्वेस्ट की है वॉलंटियर्स को इंगेज करने के लिए, नए वॉलंटियर्स को इंगेज करने के लिए, क्योंकि इस समय इस बीमारी में प्रॉब्लम ये है कि इसमें बाहर निकलने में टेंशन होती है कि आप भी पॉजिटिव हो सकते हैं। तो ये स्पेशल केस के अंदर लोग थोड़ा सा हिचकते हैं बाहर आने के लिए, हेल्प करने के लिए। अदरवाइज ऑनलाइन और मोबाइल पे और फाइनेंशियली और दूसरे तरीके से लोग जुड़े हुए हैं और हर तरह से हेल्प कर रहे हैं हमारे को। थैंक यू वेरी और मच। एक हमारे यहाँ पर एक वॉलंटियर एक वॉलंटियर ने एक बात जोड़ रहे हैं, एक हमारे एक वॉलंटियर की हेल्प से हमने एक निःशुल्क रसोई भी शुरू की थी। फ्री किचन हमने शुरू किया था। वो भी एक हमारे न्यू वॉलंटियर थे जिन्होंने अपने आप से हमें आके कहा था कि ये किचन हमने शुरू करनी है। जो लोग जिनके पास खाने की प्रॉब्लम है, जो लेबर है या दूसरे और लोग हैं, तो पूरा 2 महीने वो किचन चला था। तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव था। ओके, दैट्स अमेजिंग। यस डॉक्टर गयो, मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने बोला कि आप के फैमिली में 5 लोग जो पॉजिटिव आए थे, तो अगर पॉजिटिव आए हैं तो उनको तो आइसोलेट within the bubble. You don't have to isolate from each other, you know, because they're positive and they're positive. They cannot give anything more than what they already share. तो उसमें जो है उसकी भी लोगों को जो है कि अगर फैमिली में आता है जो पॉजिटिव है, उनको सेपरेट जो है तो दे कैन हेल्प ईच अदर। मेरा तो ये सवाल था कि वो whether the concept is clear or why they need to be separate from each other. आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन जब आप पॉजिटिव हो जाते हैं तो वो जो सिम्टम्स हैं आपकी बॉडी के अंदर, जो भी व्यक्ति पॉजिटिव है उसको फीवर होता है, उसको खांसी होती है, उसको दूसरी प्रॉब्लम होती है। तो इस कंडीशन में वो अपने आप को अच्छे से वो उसकी टेक केयर कर लें, वो ही बड़ा मुश्किल था। मतलब हम अपने घर में हम बात करें, हालांकि हमारे को सिम्टम बहुत हार्ड नहीं थे, लेकिन फिर भी हमने 15-20 दिन जो है हम अपने आप को ठीक से अपनी देखभाल हमारे को करने में जो है बड़ा फाइट हो रहा था। तो ऐसे में बाकी लोग आपस में वो करें, वो बड़ा मुश्किल था। या मेरे कहना का था जो यंग थे, जो जिसको सिम्टम कम है, they can help the older or like that because you know it will be more easy. तो it will be more easy. वो हमारे छोटे भाई वो रोल दिया। जी हाँ, छोटे भाई उनको सिम्टम बहुत कम थे, तो वो उस जिम्मे को वो निभा रहे थे। वो हमारे को भी देखते थे, पापा जी को भी देखते थे, और एक कजन ब्रदर है उनको भी देखते थे, तो वो कर रहे थे। इनमें एक मेरा सजेशन है कि जैसे आप 5 लोग पॉजिटिव आए हैं,
अगर आप इसकी वो वीडियो क्लिप और जो हम एडवर्टाइजमेंट में पैसा खर्चते हैं, लेकिन अगर लोगों को ये सिनेरियो उनको पता चले तो दे विल बी लेस स्केयर्ड। तो उनको अपना जो एक एडवर्टाइज में जो कंपेन चलती है कि हाउ टू बी सेफ फ्रॉम द कोविड, so if you can do that one, that will be helpful for the people to at least because 5 में से 5 जब रिकवर करते हैं तो that build up more confidence in the young person, especially in the young. It will be helpful if you can get that word. और विशेष जी, आप कुछ और एक्सपीरियंस अपना शेयर करना चाहेंगे इस कोविड को लेकर? अभी तक कैसा रहा? एंड माइग्रेंट पॉपुलेशन ऑल्सो, जब माइग्रेंट जब दिल्ली छोड़कर जा रहे थे तभी आपने अगर कोई कंट्रीब्यूशन किया हो तो उसके बारे में भी जरा बताइए। दिल्ली में बहुत बड़ी पॉपुलेशन है माइग्रेंट्स की, और शुरुआत के अंदर बहुत ही टफ था सब कुछ हैंडल करना उन सब लोगों को, क्योंकि वो सब लोग उसमें मोस्टली लोग डेली बेस वर्कर थे, वो डेली कमाते थे, डेली खाते थे। तो अचानक लॉकडाउन से उनकी इनकम बंद हो गई थी, और वो खाना भी कहाँ से खाएं, वो बहुत बड़ा एक इशू हो गया था। तो गवर्नमेंट की तरफ से बहुत अच्छी फैसिलिटीज थी, लेकिन जैसे हमें होता है कि जब हम मुश्किल में होते हैं तो हमें घर का जाने का हमें रहता है, मन करता है, तो वो उनके साथ हो रहा था। और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी सिग्नल नहीं था या कोई गाइडलाइन नहीं बन रही थी कि क्या करना है, कैसे करना है। उससे सिचुएशन थोड़ी सी खराब हुई, लेकिन बाद में जब वो शुरू हुआ तो उसके बाद दिल्ली गवर्नमेंट ने बहुत बड़े लेवल पे बसेस के माध्यम से, ट्रेन के माध्यम से लोगों को उनके घर तक पहुँचाने में उनकी मदद करी। इवन हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट संजय सिंह जी ने अपने लेवल पे, पर्सनल लेवल पे बहुत सारे लोगों को, माइग्रेंट लोगों को, उनको घर भेजने में उनकी मदद करी। बसेस से, ट्रेन से, इवन फ्लाइट से भी कुछ लोगों को उन्होंने भेजा। तो अच्छा जो बाद में जब हुआ कि उनको भेजने के लिए छूट मिल गई, तो एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था उनके साथ। माइग्रेंट जो यहाँ दिल्ली में रहने वाले लोग हैं बड़े खुश थे वो, और बहुत दुआ दे रहे थे दिल्ली गवर्नमेंट को, क्योंकि बहुत अच्छी फैसिलिटी दिल्ली गवर्नमेंट ने की थी। पूरे खाने की, पीने की, रास्ते के अंदर बहुत अच्छा इंतजाम किया था। और अभी जो सिचुएशन है दिल्ली के अंदर वो ये है, ठीक बात है, केसेस बढ़ रहे हैं और डेली केसेस की संख्या ज़्यादा हो रही है, क्योंकि हमारे यहाँ टेस्ट भी ज़्यादा हो रहे हैं। लेकिन अच्छी बात ये है कि ज़्यादा लोग वो माइल्ड सिम्टम वाले लोग हैं और वो घर पे ही रिकवर हो रहे हैं। और क्योंकि गवर्नमेंट बहुत एक्टिव है, सारे एमएलए अपनी अपनी विधानसभा के अंदर एक्टिव हैं, तो ऐसा नहीं है, मतलब केसेस ज़्यादा होने के बाद भी हालात ख़राब हो, वो वाली स्थिति नहीं है। तो दिल्ली में सरकार की तरफ से बहुत अच्छे से सब मैनेज किया जा रहा है। थैंक्स अ लॉट। और अब सिचुएशन कैसा है? माइग्रेंट्स हैव दे ऑल लेफ्ट दिल्ली, या कुछ लोग हैं जिनका अभी भी ख्याल रखा जा रहा है? क्योंकि अभी भी जॉब्स तो, अभी भी काम तो होगा नहीं। वैसे तो बहुत बड़ी संख्या में लोग चले गए हैं, लेकिन क्योंकि दिल्ली के अंदर अब काम और लॉकडाउन खत्म है लगभग पूरा, तो जो लोग रुके हुए हैं वो अपना काम भी देख रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से जो फूड शेल्टर से राशन वितरण था, वो सब काम अब रुक गया है, क्योंकि सब लोग अपना इंडिपेंडेंटली काम भी कर रहे हैं और वो अन्न करके से अपना जो खाना पीना रहना है उसको वो चला पा रहे हैं। और कोई मतलब स्पेसिफिक हम केयर कर रहे हैं उनकी अभी फिलहाल, तो वो बता दीजिएगा। फिलहाल तो क्योंकि सब लोग अब जॉब पे वापस लौट गए हैं, अभी जो लोग बचे हैं दिल्ली के अंदर सब लोग काम कर रहे हैं। और अभी क्योंकि लॉकडाउन इस समय नहीं है, तो गवर्नमेंट का सारा फोकस मेडिकल सर्विसेज पे है। जितना पैसा है, जितना ध्यान है, वो सारा हॉस्पिटल्स और उसके इंफ्रा पे लगा हुआ है। लॉकडाउन लगाने में, लॉकडाउन के समय में फोकस गवर्नमेंट का ये था कि लोगों को खाना कैसे पहुंचाएं, लोगों को जो उनकी डेली बेस की चीजें हैं वो कैसे पहुंचाएं उन तक। अब क्योंकि लॉकडाउन खत्म हो गया है, लोग अपने काम पे लौट गए हैं और केसेस आ रहे हैं, तो केसेस को कैसे हैंडल करना है, मेडिकल सर्विसेज कौन सी होनी चाहिए। अभी दिल्ली के अंदर 1000 नई एम्बुलेंस आ रही हैं, नए आइसोलेशन सेंटर बन रहे हैं, तो इन सब चीजों पे गवर्नमेंट का फोकस है सर। This is Sebastian. Yes, Sebastian, go ahead. रवि जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि जो आजकल दिल्ली में काफी केसेस बढ़ रहे हैं कोविड, और बढ़ेगा क्योंकि अभी तो सिचुएशन ऑलमोस्ट नॉर्मल हो गया, तो नेचुरली स्प्रेड, इन्फेक्शन भी स्प्रेड हो जाएगा। सो मेरा क्वेश्चन ये है कि ये इसका को नेगेटिव पब्लिसिटी तो आएगा आपके लिए, और बीजेपी इसका पूरा इस्तेमाल करेंगे।
तो ये हम जी। कैसे मैनेज करेंगे? क्योंकि ये प्रॉब्लम ये है कि ये सिटी बेस्ड डिजीज़ है। ये तो दिल्ली, बम्बई तो होगा ही इसमें हुँ, हुँ, डिसीज़। हुँ, हुँ। तो हुँ, हम हुँ, इसका हुँ। नेगेटिव पब्लिसिटी मैनेज कैसे कर पाएँगे और क्या क्या प्लान है इसका? खैर अभी मुझे लगता है कि गवर्नमेंट उस पे नहीं सोच रही होगी, क्योंकि वो जब होगा तब होगा, लेकिन अ, दिल्ली में लोग देख रहे हैं कि दिल्ली गवर्नमेंट कैसे काम कर रही है। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे ये महामारी है, इस तरह की बीमारी है, उसमें बहुत सारी चीज़ें आपके हाथ में होती नहीं है। हो सकता है कि अभी हम लोग दिल्ली के अंदर हमें केसेस जो है ज़्यादा दिख रहे हैं, लेकिन यही बात है कि हम 15 दिन आगे हैं दूसरी स्टेट से। और कुछ दिन बाद जो दूसरी स्टेट्स हैं, जब वहाँ पर टेस्टिंग होगी ज़्यादा और जब वहाँ पर पेशेंट्स आ ही रहे हैं और वहाँ भी लोग केसेस बढ़ेंगे, तो फिर वो दिल्ली, सिर्फ दिल्ली या दूसरे स्टेट पे तक नहीं रह जाएगा। हाँ, ऑपरेशन में तो बोलना ही है, लेकिन ये तो प्रॉब्लम सभी स्टेट्स में होने वाली है। दिल्ली अभी आगे है, महाराष्ट्र और दिल्ली आगे है, लेकिन बाकी स्टेट्स भी जल्दी वहाँ पर ये प्रॉब्लम होने वाली है, केसेस वहाँ बढ़ने वाले हैं। और उसके बाद वहाँ भी सेम प्रॉब्लम वो फेस करने वाले हैं। और दिल्ली गवर्नमेंट काम कर रही है, और उसके बाद भी अगर नेगेटिव कुछ होता है तो उसको भी हम हैंडल करेंगे। जब हम मन से, जब हमें पता होता है कि हमने अच्छा काम किया, अच्छा काम कर रहे हैं और अपना 100% दे रहे हैं, उसके बाद भी कुछ होता है तो कोई बात नहीं, उसको भी हैंडल करेंगे और परमात्मा की मर्जी मान के स्वीकार करेंगे उसको। आई हैव अ क्वेश्चन। Yes, तो ma'am. विशेष सर, आप बेसिकली आप 3 बार जीते हो इलेक्शंस, राइट, आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी से। तो जी। आपका एक्सपीरियंस कैसे जी। मतलब बदला है? बिकॉज वो फर्स्ट टाइम तो आपका वेव था, उसकी वजह से काफी कुछ मतलब उसके वजह से कुछ हुआ था। बाद में आई एम श्योर सेकंड थर्ड टाइम भी कुछ अलग अलग चीजें हुई होगी। तो इज देयर समथिंग दैट यूड लाइक टू शेयर विद अस फ्रॉम दैट फ्रंट? जी, पहली बारी 2013 के अंदर मुझे लगता है कि इन तीनों चुनावों के अंदर सबसे मुश्किल चुनाव 2013 का था, क्योंकि उस समय आम आदमी पार्टी और हम लोगों को कम ही लोग जानते थे, और जानते भी थे तो इतना फेथ नहीं था, इतना ट्रस्ट नहीं था कि ये लोग इलेक्ट हो जाएंगे, और इलेक्ट अगर हो भी गए तो उसके बाद कैसे काम करेंगे, गवर्नेंस को संभाल पाएंगे नहीं पाएंगे। तो लोगों को कन्विंस करना बड़ा मुश्किल था। और 2013 के अंदर मुझे ध्यान है कि शायद 8 लाख रुपए ही खर्च हुए होंगे पूरे इलेक्शन कैंपेन के अंदर। 2013 के अंदर सिर्फ 8 लाख रुपए हम खर्च कर पाए थे। वैसे भी हमारे पास फंडिंग की शॉर्टेज थी, और जो उस समय ज़रूरत थी, शायद हम अपने आप ही सहज रूप से हम कर पाए, और वो ये था कि हम लोगों से पर्सनली हम मिले। हमारी फिजिकल मेहनत 2013 के इलेक्शन में बहुत थी। हम डोर टू डोर जाते थे, और एक बिल्डिंग में अगर 5 फ्लोर हैं तो हर फ्लोर पे जाके दरवाजे को नॉक कर कर उस फैमिली को, उस वहाँ पर मिलने वाले आदमी को बात करना, उसकी बात को सुनना, और उसको कन्विंस करना कि एक बार नए लोगों को मौका मिलना चाहिए, नई पार्टी को मौका मिलना चाहिए। सब लोगों को तो हम देखते आ ही रहे हैं, इस बार अगर एक किसी और पार्टी को वोट दे देंगे तो क्या चले जाएगा। इस तरह से उनको, लोगों को कन्विंस करना 13 के अंदर वो बहुत चैलेंजिंग था, और वही सबसे टफ इलेक्शन था। और उसलिए मार्जिन भी उसी हिसाब से था। जब 13 में हम जीते थे तो मार्जिन था 1700 का, 1750 वोट से जीते थे हम। और जब 2015 में आए तो वो मार्जिन क्लाइम कर गया 32,000 को। और अब 2020 के अंदर 1,500 वोट और बढ़ गए। तो वैसे कैंपेनिंग के लिहाज से बहुत टफ था। अब जैसे आगे हम, क्योंकि जब एक बार इलेक्ट हो गए, और हालांकि वो पीरियड सिर्फ 1 साल का था जब हम इलेक्ट हुए थे, उसके बाद प्रेसिडेंट रूल हो गया था, और दोबारा 14 के अंदर 15 में दोबारा इलेक्शन हो गए थे। Right. 2013 के लास्ट में दिसंबर में इलेक्शन हुए थे, और फिर दोबारा 15 में इलेक्शन दोबारा हो गए थे। तो सिर्फ 1 साल का बहुत ही कम पीरियड हमें मिला था। लेकिन क्योंकि उस समय जज्बा ऐसा था, जब इलेक्ट हो गए थे, जो हम सब लोगों को भी विश्वास नहीं था कि ऐसा हो जाएगा, तो वो जो जज्बा था उस समय काम करने का, वो बहुत हाई था। और उस समय सिर्फ 1 साल के अंदर बहुत अच्छी मेहनत, अपने मुँह से तारीफ करना ठीक नहीं है, लेकिन बहुत अच्छी मेहनत हमारी टीम ने अपने एरिया के अंदर करी, और उसी का परिणाम है कि 1750 का जो मार्जिन था वो 32,000 तो हो गया 2015 के अंदर। तो लोगों को हमने बिलीव कराया अपने काम से कि जो हम कह रहे थे कैंपेनिंग के दौरान, वो सिर्फ कहने के लिए नहीं था। एमएलए की जो सर्विस है, जो अब तक आपको मिल रही थी,
वो एक्चुअल सर्विस नहीं है। आप नए लोगों को लेके आएंगे तो आपको पता लगेगा कि एमएलए की सर्विस क्या होती है, एमएलए क्या होता है और उसकी पावर क्या होती है। उस 1 साल के अंदर हमने कोशिश करी, एक 2-3 इंसिडेंट जो लोग बोलते हैं हमारे यहाँ पर, जिसको याद करते हैं, मैं आपके साथ वो शेयर करता हूँ। जैसे मैंने बताया था अभी कि हमारे यहाँ पानी की दिक्कत थी और जो पानी आने का समय था हमारे यहाँ पर वो सुबह 5 बजे का है। तो लोग एक बार एमएलए बनने के बाद जब हम राउंड पे थे तो एक महिला ने हमें कहा कि आप घूम रहे हो, आपको पता है हमारे यहाँ दिक्कत कितनी है, हम 5 बजे पानी आता है, कभी आके देखो सुबह हमारे यहाँ, आप तो सोते होगे आराम से। तो नेक्स्ट डे सुबह 5 बजे हम पहुंच गए घर पे उसके, और वो सो रहे थे। हमने बेल करके उनको बुलाया और उन्होंने कहा कि हम देखने आए कि आपके यहाँ पानी की क्या दिक्कत है, कितना आ रहा है, कैसे नहीं आ रहा। इस तरह का एफर्ट हमारी टीम ने किया और उसके बाद ग्राउंड पे चीज़ें बदली। जहाँ बीजेपी का होल्ड था, बहुत ही मेजर होल्ड था, वहाँ से निकल के आम आदमी पार्टी के सपोर्टर्स बने, उनके वोटर्स बने, और फिर 15 में और उसके बाद फिर 20 में, क्योंकि ऐसा लोग कहते हैं, पॉलिटिकल एक्सपीरियंस जिनके पास है वो कहते हैं कि एक बार तो आप कैसे भी जीत जाते हैं, एक बार तो आप हवा से मान लीजिए, आपकी बात से मान लीजिए, लेकिन दोबारा और तिबारा जीतना जो है वो मुश्किल होता है। एंटी इनकम्बेंसी बन जाती है और लोग आपको जज करते हैं बहुत आसानी से। तो अगर हम तीसरी बार भी दिल्ली में आम आदमी पार्टी आई है तो इसका बहुत बड़ा कारण है कि दिल्ली में जो हमारे सीएम साहब हैं, उनकी जो वर्किंग है और उनकी गाइडेंस में जो एमएलए जो ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, लगातार लोगों से कांटेक्ट में रहना, हर सुख में दुख में। एक बार एक और बात ध्यान में आई है, मैं शेयर करता हूँ आपसे। रात को एमएलए का शेड्यूल जो है बड़ा अब ये समझ में आता है देख के कि बड़ा टफ होता है। सुबह निकलने के बाद शाम को आप घर में कब लौट रहे हैं उसका कोई टाइम फिक्स नहीं होता है। एक बार एक शादी रात शाम को ऑफिस से खत्म करने के बाद, कुछ और फंक्शन प्रोग्राम अटेंड करने के बाद, एक दूर की शादी थी फरीदाबाद की, उसको करते हम लौट रहे थे, रात का 2:30 बजा था। अचानक किसी का फोन आया हमारे कॉन्सिस्टेंसी के कि हमारे यहाँ लाइट गई हुई है 2 घंटे से और कहीं कोई सुन नहीं रहा है। जो कंपनी है, बिजली कंपनी में उनको कांटेक्ट कर रहे हैं लेकिन वो हेल्प नहीं कर रहे हैं। तो रात को घर लौटते वक्त 2:30 बजे हम वहाँ पहुँच गए थे, जहाँ पर वो लाइट, एक ट्रांसफार्मर फूक गया था बेसिकली। तो वहाँ पहुँच गए थे, फिर वहाँ हमने बिजली कंपनी वालों को बात करी, रात को ही उनको बुलाया और सुबह 8 बजे तक वो ट्रांसफार्मर की प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हुई और 8 बजे तक हम लोग वहीं, हमारी टीम वहीं बैठी हुई थी। तो वो जो इम्प्रेशन था लोगों के ऊपर, वो उन्होंने कभी वो एक्सपीरियंस नहीं किया था और उसी से लोगों के अंदर ये बिलीव बना कि नहीं, ये लोग कुछ अलग हैं और ये पार्टी है, ये जो इस संगठन के जो लोग हैं, चाहे विधायक हैं, ये जो वॉलंटियर्स हैं, इनका जो जज्बा है वो जो है सच में जो बोलते हैं ये वो करना चाहते हैं। उसी को शायद देखते हुए थर्ड टाइम भी इतनी अच्छी मेजोरिटी में दिल्ली में आम आदमी पार्टी है। ओके, दैट्स ऑसम विशेष अच्छा लगा सुन के कि आपकी एमएलए की आई थिंक ये खासियत है कि हम लोगों के बीच में हैं और दैट्स रियली अ ग्रेट वे टू प्रोजेक्ट आवर पार्टी पॉजिटिवली। विशेष बहुत शुक्रिया आपका हमारे कॉल पर आने का। आपका बहुत टाइम से इंतजार था, जब से आप पॉजिटिव टेस्ट हुए मेरा ये था कि आप आकर हमारे कॉल पर आकर शेयर करें। थोड़ा वक्त लग गया लेकिन थैंक यू फॉर कमिंग ऑन अ कॉल एंड शेयरिंग। हम पहले ही जानना चाह रहे थे कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, बट थैंक यू अगेन फॉर कमिंग और फिर बातचीत होगी आपसे। धन्यवाद। आप सब लोगों से भी बात करके अच्छा लगा और आप थैंक यू वेरी मच।